नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिफाली आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय है इतिहास लेखन की परंपरा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो क्यों लिखा गया, कब से लिखा गया, क्या एक पूरी परंपरा रही। तो आज की वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। वैसे तो हम हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसे आधुनिक काल से मानते हैं, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं नींव हमें पहले ही दिखाई देती है। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्त कविमाला, कालिदास हजारा, ऐसी कई रचनाएं हैं जिसमें हम इतिहास लेखन का आरंभिक काल कह सकते हैं। आरंभिक चीजें हमें उसमें दिखाई देने लगती हैं, लेकिन जो वास्तविक इसका प्रारंभ है वो हुआ आधुनिक काल से, और उसकी शुरुआत की गारसादी ने। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादी ने किया था, और इनकी रचना का नाम था इस्तवार दी ला लिटतुई इंदुई हिंदुस्तानी। अब जो यह शब्द हैं, इनके अर्थ शब्द अगर हम अर्थ की बात करें तो इस्तवार का अर्थ है इतिहास, लिटतुई का अर्थ है लिटरेचर या साहित्य, इंदुई का अर्थ है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। रचना काल, इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए, जिसका रचना काल इस प्रकार है। पहले संस्करण 2 भागों में, प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और जो द्वितीय संस्करण निकला वह 3 भागों में, पहला और दूसरा भाग इसका 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, इसके महत्व की बात करें कि इतिहास लेखन की एक शुरुआत की गई, और दूसरी विशेषता कि एक विदेश में बैठे व्यक्ति ने भारतीयों का इतिहास लिखा, और उन्होंने इसके अंदर कुल 738 कवियों को स्थान दिया, जिसमें जो 72 हैं वो हिंदी के थे और बाकी उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया। और 1953 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जब पूछा जाए कि किसने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया तो गारसादी, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस भारतीय ने या फिर किसने हिंदी में पहली बार प्रयास किया तो तब इसका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर जी ने। उनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। ये कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या लगाया जाए, तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1878 में इसका प्रकाशन हो चुका था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कमियां थी, तो उसे पूर्ण रूप से संशोधित किया गया, तो वह कहीं ना कहीं एक नई पुस्तक का रूप ही हमारे सामने आया, जो 1883 में इसका पुनर्प्रकाशन हुआ। प्रकाशक की बात करें तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ में इसका प्रकाशन हुआ, और प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों या लेखकों का जीवन चित्र लिखा गया। इसमें अधिकांश लेखकों और कवियों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का उल्लेख भी किया गया, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसके अंदर भी जो कवियों को स्थान दिया गया तो वर्ण क्रम अनुसार दिया गया, अर्थात कि जिनका नाम भी क से है उन्हें एक साथ रखा जाए। जैसे कबीरदास है और केशव है, तो कबीरदास भक्ति काल से हैं और केशव रीति काल से हैं, लेकिन जब उन्हें स्थान दिया गया तो उन्हें एक साथ ही इस इतिहास में स्थान दिया गया। और इसी तरह जैसे सेनापति हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और सूरदास हैं, तीनों का नाम स से है, लेकिन सूरदास भक्ति काल से हैं, सेनापति रीति काल से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल से हैं। लेकिन जब हम इस तरह से इतिहास लिखेंगे तो तीनों को हम एक ही स्थान पर रखेंगे, तो यह त्रुटियां इसके अंदर रह गई थी, और इसमें भी काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखा गया। नोट: डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई। यह गियर्सन की पुस्तक का ही हिंदी अनुवाद है। रचना: जो गियर्सन की अगर रचना की बात करें तो वह है दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और प्रकाशक की बात करें
तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ और प्रकाशन वर्ष 1888 और नोट 1888 में यह रचना मतलब उस पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई, लेकिन फिर यह उन्हीं विशेषांकों को इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में 1879 में प्रकाशित हुई। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयत्न किया गया और इसके अंतर्गत 952 कवियों को लिया गया और जिसमें सिर्फ 66 नए थे और बाकी कवियों को शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज वहां से लिया गया। यह बात इन्होंने खुद स्वीकार करी है। इन्होंने जो यह ग्रंथ लिखा इसमें कुछ रचनाओं को एक आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया तो उसका भी नाम दिया, जैसे इस्तवार दिला लेते तो ये हिंदुस्तानी जो कि जॉर्ज गियर्सन की रचना है, शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर की रचना है, भक्तमाल नाभादास की, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास की, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की, काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त की, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि, सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र और विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। अब जो इन्होंने काल विभाजन किया अगर हम उसकी बात करें तो वह इस प्रकार है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन द्वारा इस पुस्तक में 12 अध्यायों में विभाजित किया और इसमें कवियों को उनके काल क्रम अनुसार स्थान दिया गया, यानी कि जो पहले थे वो तो नाम के अक्षरों के अनुसार कवियों को स्थान दे रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको उनके समय के अनुसार रखा और 12 अध्यायों में ग्रेसन का काल विभाजन है जो इस प्रकार है। चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि जो कि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध। यहाँ आप काल विभाजन में देख ही सकते हैं, यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि बस वैसे ही नाम दे दिए गए, केवल एक टाइटल दिया गया, एक शीर्षक दिया गया, किसी भी तरह से इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। कोई भी इसे हम एक ऐसा काल विभाजन नहीं कह सकते जो एक किसी कोई ठोस आधार पे किया गया हो। अब हम कुछ विशेष तथ्यों की बात करेंगे जो कि इस प्रकार है। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। उनके अनुसार मतलब कि जो हिंदी है वो अंग्रेज जब आए उन भारत में तो उसी से ही निकली और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। मतलब कि इतिहास विभाजन का तो आपने पहले ही देख लिया है कि कोई स्ट्रिक्ट प्रयास नहीं किया गया था, तो केवल और केवल उन्होंने भी इसे कवियों का जीवन वृत्तांत जिसमें दिया गया हो इस रूप में स्वीकार किया। और जॉर्ज गियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहले तो उनकी यही पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो कि एक पुस्तक के रूप में 1879 में प्रकाशित हुई, और भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो कि 1902 से 1909 तक किया गया, और तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 ईस्वी तक। और गियर्सन ने तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे। इनका सब प्रथम वाचन है प्राच्य विद्या विशारद सभा व्यान में दिया गया था। और एक और नोट करने वाली बात है कि तुलसी बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक थे, यह भी गियर्सन ने कहा। और भक्ति काल को स्वर्ण काल भी गियर्सन ने कहा। अगर यह पूछा जाए कि स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसने कहा तो गियर्सन ने, लेकिन हिंदी में पहले किसने कहा तो तब नाम आएगा श्याम सुंदर दास जी का। अब हम बात करेंगे मिश्र बंधु की। तो मिश्र बंधु नाम से ये 3 भाई थे। इसमें है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह कई बार पूछा भी जाता है कि कौन इसमें से शामिल है और कौन नहीं है। और इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद जो कि 4 भागों में थी। और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया। वास्तविक संख्या थी 4591।
अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके इसके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसमें कवियों के साथ साथ उनके जीवन के साथ उनकी परिस्थितियों का वर्णन किया गया। इसमें काल विभाजन का भी प्रयास किया गया। इसमें कवियों को उनकी विशेषताओं की उनके काल के हिसाब से रखा गया, ना कि उनके नाम के क्रम के हिसाब से। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने में कुछ ग्रंथों को एक आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया और उनकी सूची इस प्रकार है कि कवियों के स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख और मिश्र बंधुओं की सबकीय जांच एवं किंवदंतियां होती हैं जो लोगों में प्रचलित होती हैं बातें, और काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। 1900 से 1908 ईस्वी तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक थे और 1908 से 16 तक श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक थे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते गए और उन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया और इसी जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु जो विनोद उनकी पुस्तक थी उसमें शामिल किया। और इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण खोजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की। और ये इस ग्रंथ में कुल 2250 पृष्ठों में लिखा गया और मिश्र बंधु द्वारा लिखे गए अगर हम अन्य ग्रंथ की बात करें तो वह हिंदी नवरत्न जो 1910 में प्रकाशित हुआ। इसमें 9 कवियों का वर्णन किया गया जिसमें है तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु जिसमें थे भूषण व मतीराम, केशव, कबीर चंद और हरीश चंद्र। अब हम देखते हैं जो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया। उन्होंने मिश्र बंधुओं के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 काल खंडों में विभाजित किया गया जो कि इस प्रकार है। आरंभिक काल, उन्होंने जो आदि काल है उसे आरंभिक काल कहा और उसका समय 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक माना। उन्होंने फिर आरंभिक काल के भी 2 भाग किए जिसमें पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। उसके बाद माध्यमिक काल जो कि है माध्यमिक काल 1445 से 1660 ईस्वी तक, फिर इसे भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्य काल और प्रौढ़ मध्य काल। फिर अलंकृत काल यानी रीति काल, तो उसे इन्होंने फिर इसे आगे 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। और फिर उन्होंने जो संक्रमण काल रहता है यानी कि जब एक युग के बाद दूसरा युग आता है तो एक संक्रमण की स्थिति कि उसमें ना तो कुछ जो नया है वो अपने ना भी रूप ग्रहण कर रहा है और जो पुराना है वो अपना रूप छोड़ रहा है, तो वह जो संक्रमण काल है उसे इन्होंने परिवर्तन काल कहा। और जो 5वां था वह था इनका, उसे नाम दिया इन्होंने वर्तमान काल और उसका समय माना 1926 विक्रमी संवत से अब तक। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी पहले जो काल विभाजन किए गए उनमें सबसे अधिक प्रौढ़ अभी तक का हमें दिखाई जो देता है तो वह मिश्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन हमें दिखाई देता है। कुछ खामियां भी हैं जैसे कि इन्होंने जो नाम है वह एक जैसे नहीं दिए, जैसे पहले इन्होंने पूर्व और उत्तर का नाम लिया, फिर उसके बाद इन्होंने पूर्व और प्रौढ़ काल नाम दे दिया, फिर उसके बाद पूर्व और उत्तर रख लिया। तो यहाँ पर हमें एक स्पष्टता दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम उसे छोड़कर देखें तो एक स्पष्ट विभाजन काल विभाजन मिश्र बंधुओं के द्वारा हमें किया हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा इतिहास लेखन की क्या परंपरा रही, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और वह किस रूप में परिवर्तित होता गया। जैसे उसकी शुरुआत हमें 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि रचनाओं से देखने को मिल जाती है। फिर आधुनिक काल में घाटसादी तासी के द्वारा इसे एक प्रौढ़ रूप दिया गया, मतलब एक शुरुआत की गई। फिर शिव सिंह सरोज लिखा गया, फिर जॉर्ज गिब्सन आए उन्होंने लिखा, फिर मिश्र बंधु आए। तो अब तक हमने सिर्फ इन 4 को देखा है। तो यह इसका एक आरंभिक काल जब यह अपना एक रूप ग्रहण कर रहा था, वो एक संरचना थी। और अब हम अगली वीडियो में इसका एक विकसित रूप क्या रहा, जिस रूप में हम वर्तमान में इतिहास लेखन परंपरा को जानते हैं, वह रूप उसे कैसे मिला, उन सब चीजों को समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।